हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी कोई मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 3। इस प्रश्नावली में हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 के सभी सवालों को बेहतरीन तरीके से और सरल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इतना सरल कि आप स्वयं बोलोगे यार कि वाह क्या बात है। लेकिन हाँ, यदि आपने इस प्रश्नावली के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उसको देखें, तभी ये प्रश्नावली का पार्ट 3 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो पहले उसको देखिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो लिखा है सवाल, तो इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। इसको पूरा हल नहीं करना, केवल इसका हमें द्विघात समीकरण बनाना है। देखते हैं कैसे। क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आयताकार, ध्यान समझिएगा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से भी एक अधिक है। जो लंबाई है तो चौड़ाई के दुगुने से भी एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का केवल द्विघात समीकरण बनाना है। पूरी लंबाई चौड़ाई नहीं निकालनी है जैसा कि क्वेश्चन में है। ठीक, तो हमें जैसे मान लो आयताकार का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये जिसमें चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा होती है। जैसे एक प्रकार समझिए कि ईंट देखे होगे, ईंट ईंट क्या होती है, आयताकार होती है। तो मान लो एक आयताकार कोई भूखंड है, ये धरती का टुकड़ा है, जिसमें जो ये लंबाई है, ये जो लंबाई है इस चौड़ाई से दुगने से भी एक अधिक है ना। तो हाँ, तो हमें चौड़ाई क्या होगी नहीं मालूम, नहीं मालूम ना। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ चीज मालूम नहीं रहती मैथ में, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना आयताकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं हम x है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम मान लेते हैं x है। एवं लंबाई क्या होगी, तो फिर एवं लंबाई क्या होगी, जब हमारी चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, खुद बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से, यानी ये लंबाई जो है इस चौड़ाई से दुगने से, यानी कि जब हमारी चौड़ाई x है तो दुगना मतलब 2x हुआ, उससे भी एक अधिक है तो 2x प्लस 1। लंबाई क्या होगी हमारी 2x प्लस 1 है। ठीक, और भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल तो लिख देते हैं भूखंड का क्षेत्रफल होता है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, लिख देते हैं प्रश्न से। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई हमारी क्या है 2x प्लस 1। ठीक, गुणा तो ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और ये x, चौड़ाई मतलब x, और टोटल क्षेत्रफल एक यहां पर भूखंड का दिया हुआ तो उसको भी लिख लेते हैं 528। ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, x का 2 में गुणा करेंगे, क्या आएगा 2x, x और x स्क्वायर, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे, क्या आएगा x आएगा, बराबर 528। ठीक, अब ये जो 528 है बराबर क्या, x की जगह पक्षांतर होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में है तो बराबर क्या जाएगा, क्या बनेगा माइनस का 528 बराबर कुछ नहीं तो 0।
ये देख क्या बना, द्विघात समीकरण बन गया। बस इतना ही तो हल करना था। खुद क्वेश्चन में बोला है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, मतलब बदलना है। लंबाई चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी, बस लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने का द्विघात समीकरण बनाना, जो कि हमारा बन गया। ठीक, समझ में आया। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर में। बच्चों दूसरा सवाल क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी दो पूर्णांक को ज्ञात करने वाला समीकरण बनाना है। ठीक, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो होता है लगातार, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो हमें तो मालूम नहीं है ना कि वो क्रमागत संख्या क्या होगी। जब नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, कितने की बात कर रहा है, दो क्रमागत की बात कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें तो नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हल लिख लेते हैं पहले। मान लेते हैं कि माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, मान लो x है, बराबर x है। एवं दूसरी क्या होगी, एवं दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है। अब कैसे, देखो जैसे जब हम क्रमागत लिखते हैं तो पहले क्या, एक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे लगातार है क्रमागत। तो जब एक है तो फिर दो कैसे आएगा, जब एक प्लस एक करेंगे तब ना दो आएगा, और एक प्लस एक करेंगे तब तीन आएगा। तो हमने मान लिया कि पहली क्या क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी, x में एक जोड़ना पड़ेगा तब ये दूसरी संख्या आएगी। तो इसीलिए हमने पहली पूरा क्रमागत संख्या x मानी है, दूसरी x प्लस 1 माना है। ठीक, अब फिर बोला है कि इन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी गुणनफल कितना है, 306 है। अब हम देखते हैं प्रश्न के हिसाब चलते हैं, कैसे लिख देते हैं प्रश्न से। क्या है हमारी पहली संख्या x, बोला है गुणन इन दोनों संख्याओं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इंटू x प्लस 1 कितना आता है गुणनफल, 306 है। तो x का x में गुणा किया तो क्या आया, x स्क्वायर, प्लस x का 1 में गुणा किया तो x बराबर 306। अब इस 306 को हम यहां पक्षांतर करेंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में चला जाएगा। पहले इसको उतार ले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 306 को बराबर यहां पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है, यहां के माइनस 306 हो जाएगा। अब बराबर की इधर साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। कितना सरल है, समझ में आया। चलो अब आते हैं इस प्रश्न के तीसरे नंबर सवाल में। ठीक बच्चों, तीसरा सवाल क्या कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें तो नहीं मालूम कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो हम मान लेते हैं, हल लिख लेते हैं, हल कि माना रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक, एवं उसकी मां की वर्तमान आयु क्या होगी, एवं मां की वर्तमान आयु, जब रोहन की आयु x है और रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु यदि x है तो उसे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी आयु में हम 26 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 26 वर्ष
रोहन की माँ है। ठीक, फिर बोला है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी मान लो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यदि मेरी आयु यदि 20 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, 23 वर्ष, है ना। यानी हमारी आयु में 3 हम जोड़ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार यदि रोहन की आयु 26 है, सॉरी x है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, तो उसकी आयु में हम 3 जोड़ देंगे, तो x प्लस 3। और रोहन की माँ यदि आज x प्लस 26 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, तो रोहन की माँ की आयु में भी 3 जोड़ देंगे। तो इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, ये 360 है। ठीक, तो x प्लस 3 और x 26 में हमने 3 जोड़ा, कितना आ गया 29 बराबर 360। अब इन दोनों का गुणनफल, खुद ही बोला है कि गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल, यानी इनका और इनका हमें गुणन करना है, गुणा। तो इस x का हम इसमें गुणा करेंगे और 3 का भी इसमें गुणा कर देंगे। लिख देते हैं x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। x का x में गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। 29 का x में गुणा करेंगे तो 29x प्लस 3 का x में गुणा करेंगे 3x प्लस 29 का 3 से गुणा करेंगे 97 बराबर 360। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x में हमने 3x जोड़ा, कितना आया 32x प्लस 97। अब 360 को बराबर के यहां पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, तो यहां क्या बनेगा माइनस का 360। ठीक, अब लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में हमने 97 घटाया तो 10, 0 को 10 माना, 10 में 7 घटाया 3 आया, इसके यहां से 9 में गई तो 10 हुआ, 6 को 16 माना, 16 में 10 गए, 6 बचा, इसके यहां से यहाँ गए 1 हुआ, 3 में 1 गए 2, यानी 263। अब बराबर में कुछ नहीं तो हमने 0 लिख दिया। ये बन गया ना द्विघात समीकरण। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर सवाल में। बच्चों चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल मान लो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, यानी 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल मतलब रेलगाड़ी की रफ्तार। तो हमें रेलगाड़ी की रफ्तार तो मालूम नहीं क्या है। जब नहीं मालूम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हल माना रेलगाड़ी की चाल क्या है हमारी, x है, ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्या है कि रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, कितनी दूरी जा रही है रेलगाड़ी, तय कर रही है 480 किलोमीटर। ठीक, तो इसका सूत्र होता है, एक सूत्र होता है समय। समय को हम t से दर्शाते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमारी देखो शर्त 2 है ना। पहली शर्त क्या है हमारी, शर्त एक क्या कहती है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है। तो शर्त एक को हम t1 से दर्शाते हैं। तो t1 बराबर दूरी हमारी कितनी है, 480 है, तो हमने 480 लिख दिया। समान चाल से यानी हमारी चाल कितनी है x, तो x लिख दिया। ये कितना हुआ हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। शर्त दूसरी क्या कहती है, शर्त 2 क्या है, शर्त 2 को हम t2 से दर्शाते हैं। शर्त 2 में बोल रहा है कि इसी दूरी को यदि मान लो हम रेलगाड़ी की जो रफ्तार है चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें,
इतनी ही दूरी पहुंचने में उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो हमारी दूरी कितनी है, वही 480, दूरी की जगह 480 लिखा। चल हमारी x है और उसमें हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें, यानी कम कर दें, ठीक, तो कितना टाइम लगता है, 3 घंटा अधिक टाइम लगता है। ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 1 में 2 घटाए चाहे 2 में समीकरण 1 घटा दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर लिख दिए, तो लिख देंगे क्या, समीकरण 1 क्या है, 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस 8, कितना टाइम अधिक लगता है, 3 घंटा, तो लिख दिए 3 घंटा। ठीक, अब इसका और इसका एलसीएम होगा तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, और ऊपर क्या होगा, x माइनस 8 का इससे गुणा करेंगे तो लिख देते हैं 480 इंटू एक्स माइनस 8, और माइनस 480 का x में गुणा होगा तो 480 बराबर कितना टाइम अधिक लगा, 3। अब क्या करते हैं, 480 का x में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 480x माइनस 480 का हमने 8 में गुणा किया तो 3840 आएगा, गुणा करके चेक कर लेना, माइनस 480x बटे x का x में गुणा किया तो x स्क्वायर, माइनस x का 8 में गुणा किया तो 8x बराबर में 3। 480x प्लस में है, 480x माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गए, तो बचा क्या, माइनस का 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब ये बटे में सिंपल, इसको बटे 1 मान के त्रिय गुणा करो, तो 3 का हमने x स्क्वायर में गुणा किया तो क्या बचा, 3x स्क्वायर, 3 का हमने 8 में गुणा किया तो 8 3 24x, और 1 का गुणा इसमें किया तो वही संख्या आ गई 3840। अब ध्यान से देखिए कि 3x स्क्वायर माइनस 24x, अब माइनस 3840 को हम बराबर के यहां पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 3840, बराबर में कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए 3 3